ये फिल्म रिलीज हुई तो अपना संघर्ष। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। 4 बजे की समाचार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 3 बजे तक हुआ लगभग 50% मतदान। अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद समेत रामकृपाल यादव और अनुप्रिया पटेल का भविष्य आज ईवीएम में हो जाएगा बंद। राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक जारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में नहीं है शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर 5 जून तक फैसला रखा सुरक्षित। कल दोपहर 3 बजे तक तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर। तपती गर्मी से तपते राजस्थान को राहत मिलने की उम्मीद। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी और पूर्वी इलाकों में छाए बादल। अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में भी तपिश हुई कम। खेल की खबरों में चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल आज। 14 बार की चैंपियन रियल मैड्रिड का सामना बोरुसिया डॉर्टमंड से। लंदन की वेम्बली स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कल दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर। अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर, जो अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कल तिहाड़ में सरेंडर करना होगा। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो तिहाड़ जेल से ही देख पाएंगे। हमारे संवाददाता हम तक लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, नहीं मिली कोर्ट से राहत। भावना, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे और उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की इंटरिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसकी आज दिल्ली के राउज कोर्ट में सुनवाई हुई। स्पेशल सीबीआई जज बावेजा की कोर्ट में इस मामले की लगभग 2 घंटे सुनवाई चली। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं एन हरिहरन, उन्होंने कई तथ्य रखे। उन्होंने ये कहा कोर्ट को कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीमार चल रहे हैं, क्योंकि उनको जो 21 दिन की जमानत मिली थी उस दौरान उन्होंने लगातार प्रचार किया और प्रचार के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसका उन्होंने पिछले दिनों कुछ टेस्ट कराए थे, जिसमें सीटी स्कैन और पीटी स्कैन के साथ साथ कुछ जरूरी और टेस्ट थे, जिसमें बताया गया था कि उन टेस्ट को कराने के बाद उनकी रिपोर्ट लगभग 7 दिन में आएगी। इस पर जो ईडी के वकील हैं उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कोर्ट को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। आखिर क्या वजह थी 21 दिन की जब उनको बेल मिली थी, तो जिस वक्त वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, पूरे देश में घूम रहे थे और उनका अगर स्वास्थ्य खराब था तो वो कैसे घूम पा रहे थे, पहला सवाल ईडी ने उठाया। दूसरा सवाल ये भी कहा कि अब जब आपको कोर्ट में तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर करना है, आपकी जो अंतरिम जमानत का जो समय सीमा है वो समाप्त हो रही है, 2 तारीख को
3 बजे आपको तिहाड़ जेल में जब सरेंडर करना है, ऐसे में आपने एक नई याचिका दी है जिसमें अपने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया है। ईडी के वकील ने पुरजोर तरीके से कोर्ट को यह बताया कि केजरीवाल स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, और उन्होंने एक सवाल उठाया कि इन 21 दिनों में अगर उनकी तबीयत इतनी खराब थी तो वो क्यों नहीं उन्होंने इलाज कराया और वो क्यों नहीं जरूरी टेस्ट कराए जो उन्होंने कोर्ट में मेंशन किए हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीबीआई की स्पेशल जज की जो बावेजा थी, उन्होंने साफ तौर पर दोनों पक्षों से पूछा कि आखिर क्या एविडेंस है कि केजरीवाल बीमार है। तो उन्होंने कुछ बीमारियों का हवाला दिया, हालांकि उन्होंने पेपर सबमिट नहीं किए, उन्होंने बीमारियों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि केजरीवाल की जो सेहत है वो लगातार गिर रही है, और उन्होंने तिहाड़ जेल का हवाला देते हुए कहा कि तिहाड़ जेल में उनके वजन में खासी गिरावट आई है। तो ईडी के वकील ने पुख्ता तौर पर सबूत देते हुए कहा कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में गए थे, उस दिन वहां के जो डॉक्टरों ने उनका वजन चेक किया था वो 65 किलो था, और जब चुनाव प्रचार को लेकर उनको 21 दिन की बेल मिली, उस दिन उनका वजन 66 किलो था, यानी कि 1 किलो का वजन उनका बढ़ा हुआ पाया गया। तो इस दलील को भी ईडी के वकीलों ने खारिज कर दिया। इसके अलावा अभी एक और बड़ी बात, जब ईडी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले इंडी गठबंधन की एक मीटिंग हो रही थी खड़गे के घर पे, जिसका वीडियो कोर्ट में दिखाया गया, उसमें सकुशल स्वस्थ हालत में अरविंद केजरीवाल उस मीटिंग को अटेंड करते हुए दिखाए गए हैं। और जाते हुए वीडियो कोर्ट में जब प्ले हुआ तो जब ईडी के वकील ने कहा कि ये देखिए ये पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आधे घंटे पहले इंडी गठबंधन की तरफ से एक बड़ी मीटिंग की गई और खड़गे के घर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जाते हैं और ये अटेंड करते हैं। ये वीडियो दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल ठीक है। फिर बाद में जब एन हरिहरन जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कोर्ट से गुहार लगाई और प्ली की कि देखिए किसी की भी सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और चूंकि उनको एडवाइस की गई है डॉक्टरों ने, तो ईडी के वकील ने इस बात पे भी उनकी बात को रोकते हुए कहा कि वो कौन से डॉक्टर है, क्यों नहीं आपने आखिर सरकारी अस्पताल में इलाज कराया, क्यों आप मैक्स में गए। तो उनका कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार बहुत व्यस्त रहे और 25 तारीख को उन्होंने घर पर डॉक्टर को बुलाकर ये सारे टेस्ट कराए और उसमें कुछ और टेस्ट कराने की वहां के डॉक्टरों ने बात की। इस पर साफ तौर पर जो ईडी के वकील हैं, बहुत अच्छी बहस देखी गई, लगभग 2 घंटे की बहस में एक एक पॉइंट को जो ऑनरेबल कोर्ट की जज हैं बावेजा, उन्होंने नोट किया और बाकायदा उसमें बताया गया कि अगर मान लीजिए 21 दिन की आपको जो अंतरिम जमानत मिली थी, उस दौरान आपने जो कोर्ट में, एक पहली बात तो आपने सारे टेस्ट नहीं कराए और लास्ट में जब सरेंडर करने की बारी आई तब आप टेस्ट करा रहे हैं। कुल मिलाकर इस मामले में 2 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सारे सबूतों का संज्ञान लिया है और इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने हालांकि फैसला नहीं दिया इस मामले में, और लेकिन एक साफ तौर पर कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से इस अंतरिम जमानत पे आपने ऑलरेडी डाल रखा है, इसलिए लोअर कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं दे सकता है, इसलिए लिहाजा हम 5 जून को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, शराब घोटाले के आरोपी हैं, उनको 5 जून को 3 बजे तिहाड़ कोर्ट में सरेंडर करना होगा। भावना, अमरिंद, यहाँ ये भी जानना ये दिलचस्प होगा कि अब अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के नतीजे तिहाड़ जेल में देखने होंगे, और साथ ही साथ अमरिंद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये भी दलील दी कि आपको एक्सटेंशन जो मिली थी, अरविंद केजरीवाल को जो एक्सटेंशन मिली थी या फिर अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली थी वो चुनाव प्रचार करने के लिए मिली थी, अब वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं मेडिकल आधार पर। तो इस तरीके से सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से आपको मिली चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत, लेकिन आप राउज एवेन्यू कोर्ट में आए हैं, आपकी तो दलील बनती नहीं है। बिल्कुल सही बात कही भावना आपने। जो सीबीआई की स्पेशल जज कावेरी बावेजा है, उन्होंने बाकायदा कोर्ट रूम में मांग किया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, इसलिए इस मामले की राउज कोर्ट में सुनवाई बनती नहीं है। जब आप अपर कोर्ट में हैं तो लोअर कोर्ट का कोई मायने नहीं रखता, और जब आप मेडिकल ग्राउंड की बात करते हैं तो 21 दिन बाकायदा उन्होंने कोर्ट करते हुए कहा 21 दिन काफ़ी सफिशिएंट थे। आपको अगर लगता है कि आपकी तबीयत खराब थी और आप
को किसी स्वास्थ्य की वजह से बीमार थे तो आपको पहले से सारे टेस्ट करा लेने चाहिए थे, लेकिन आपने वो टेस्ट नहीं कराए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। और साफ तल्ख लफ्जों में जो कावेरी बावेजा हैं, सीबीआई की स्पेशल जज, उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी है कि कोर्ट में मुद्दों के साथ भटकाव नहीं किया जा सकता है, तथ्यों में बात होती है, कोर्ट में तथ्यों पर बात होती है। इसलिए वो तथ्य आपके पास नहीं है जिसकी वजह से आपको बेल दी जाए, लिहाजा आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को आगे लेकर जाना होगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली है। साथ ही साथ अमरेंद्र, कल करना होगा अरविंद केजरीवाल को सरेंडर, और उसके बाद उनकी अंतरिम जमानत पर जो फैसला है वो 5 जून को अब आएगा। अमरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर लेते हैं, जहां 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान के प्रति लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े दिखाई दिए। कई मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार भी देखने को मिली। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील भी की है। और आपको दोपहर 3 बजे के ताजा आंकड़े बताएं, जहां अब तक लगभग 50% मतदान हो चुका है। राज्यवार बात करें तो उत्तर प्रदेश में 46.83%, बिहार में 42.95%, पंजाब में 46.38%, चंडीगढ़ में 52.61%, झारखंड में सबसे अधिक 60.14%, वहीं उड़ीसा में 49.77%, इधर पश्चिम बंगाल में 58.46% और हिमाचल प्रदेश में 58.41% मतदान हुआ है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आज इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही है। इस बैठक में गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि आज उनकी जमानत का आखिरी दिन है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, तो तत्काल राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। इंडी गठबंधन की ये 6ठी बैठक है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। तो इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो इस बैठक में भाग नहीं लेंगी और इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाग लिया। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने तत्काल राहत नहीं दी है और कल उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जो है अंदर बैठक में जा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर बात होगी। यहाँ फारूक अब्दुल्ला को भी आप देख रहे हैं, वो भी इंडी गठबंधन की इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 4 जून को नतीजे आने वाले, सबकी नजरें अभी उस पर हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, साथ ही राघव चड्ढा और भगवंत मान भी इस इंडी गठबंधन की बैठक का हिस्सा बने। इस समय बैठक चल रही है। वहीं ममता बनर्जी इस बैठक का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बैठक में पहुंचे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां बात होगी। ये देखना होगा कि क्या ये 4 जून के नतीजों के बाद की अहम बैठक है या आने वाले किस राजनीतिक रणनीति की बात इस इंडी गठबंधन में की बैठक में होने जा रही है।
हमारे संवाददाता भी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही है और तमाम नेताओं का जमावड़ा इस समय लगा हुआ है। आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की बैठक इस समय चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में तमाम नेता आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा और संजय सिंह भी मौजूद रहे। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बैठक चल रही है, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में बात होगी? क्या ये 4 जून के नतीजों की बात की बैठक है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि या अगर इंडी गठबंधन की जीत होती है तो उस पर आगे किस तरीके की रणनीति होती है, या फिर अगर उसे हार का सामना करना पड़ता है तो मंथन क्या उस पर होने वाला है? देखिए, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके निवास स्थान पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो उनका घर है उसके भीतर ये बैठक जो है वो अभी चल रही है। तकरीबन 1 घंटे हुए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं इंडी गठबंधन के, चाहे वो एनसीपी के शरद पवार की बात करें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और डी राजा जो सीपीआई के लीडर हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये तमाम जो बड़े छत्रप हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो पार्टी की रणनीति होगी उस रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही अब से कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आएंगे, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में मंथन का दौर चलेगा कि कैसे जो है वो काउंटर किया जाएगा। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें शामिल नहीं होने की बात की गई है अपने प्रवक्ताओं को, लेकिन ये माना जा रहा है कि बैठक में कहीं ना कहीं जो एक परसेप्शन की जो लड़ाई है, जो कांग्रेस और तमाम जो क्षेत्रीय दलों ने जो लड़ने की कोशिश की है, उस परसेप्शन की लड़ाई में कैसे इंडी गठबंधन अपनी बढ़त बनाए, इसको लेकर ये बैठक जो है वो आयोजित की गई है। और निश्चित तौर पर यह हम मानकर चल रहे हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कई बार देखने को मिला है कि 2014 और 2019 में जब नतीजे आए तो साफ तौर पर जो ईवीएम मशीन है उस पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस गठबंधन के लोग थे उन्होंने आरोप लगाया था। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे तो कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक्स पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईवीएम के हार के का रोना जो है वो रोने की कोशिश की जाएगी और इसलिए इंडी की बैठक जो है उसमें मंथन किया जा रहा है। बैठक अब लगभग आखिरी दौर में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तैयारियां जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बैठक के खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं इंडी गठबंधन के वो इसमें शामिल होंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं, बस इंतजार किया जा रहा है बैठक के खत्म होने का और हमारे पीछे का की जो भाव भंगिमाएं हैं उससे आपको जी राजेश, तो बैठक अपने आखिरी चरण पे है, आप नजर बनाए रखेंगे। आपसे कुछ देर बाद पूछेंगे कि बैठक का क्या निष्कर्ष निकला। फिलहाल के लिए जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर, जहां अमेरिकी निवेशक जिम रॉजर्स का एक बड़ा बयान सामने आया है। जिम रॉजर्स ने कहा है कि भारत एक अद्भुत देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वही कहूंगा जो मैंने दुनिया भर के कई लोगों से कहा है, यदि आप अपने जीवन में किसी एक देश की यात्रा करना चाहते हैं तो वह भारत होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि, सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व के आकांक्षाओं के लिए बुनियादी ढांचे का विकास अपरिहार्य है, जिससे विश्व मंच पर इससे पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए रणनीतिक निवेश, पहल और साझेदारी की आवश्यकता होती है। इसी दिशा में भारत काम कर रहा है। CRI-SIL की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा साल 2030 तक 7 वित्तीय वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 143 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का अनुमान है। यह राशि 2016 से 2017 से पहले के 7 वित्तीय वर्षों के दौरान खर्च किए गए 67 लाख करोड़ रुपए से काफी अधिक है। उल्लेखनीय रूप से इस कुल राशि का लगभग 36.6 लाख करोड़ रुपए ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो वित्त वर्ष 17 से 23 की तुलना में उल्लेखनीय 5 गुना वृद्धि दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा प्रोजेक्ट नमामि गंगे की तारीफ की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को दुनिया की शीर्ष 10 परियोजनाओं में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस कार्यक्रम ने लोगों को नदी से जोड़ने और अलग अलग तरीकों से जल की गुणवत्ता में सुधार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ रही है। पेंटागन सचिव ने पेंटागन में भारत के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और अपने समकक्षों से मुलाकात की। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारत और अमेरिकी सेनाएं अभ्यासरत हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका और भारत की सेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिचालन गतिविधियों में तेजी ला रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अमेरिका और भारत ने दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए रक्षा पहल इंडस एक्स को लॉन्च किया था, जिसके तहत अमेरिका भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था। अमेरिकी विमान इंजन आपूर्तिकर्ता GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच प्रस्तावित सौदा, जिसके तहत भारत के लिए F414 जेट इंजन का घरेलू उत्पादन होना है, इसी रक्षा पहल के तहत उठाया गया कदम है। भीषण गर्मी के कारण देश में बिजली की रिकॉर्ड खपत के बीच कोल इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि देश में रिकॉर्ड बिजली की खपत से चिंता की कोई बात नहीं है। बिजली स्टेशनों के पास 45 मीट्रिक टन से अधिक का स्टॉक बना हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। कोल इंडिया ने साथ ही कहा कि यह स्टॉक 19 दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मौसम से जुड़ी दूसरी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। गर्मी से तपते राजस्थान को राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना है। जयपुर मौसम विभाग केंद्र ने कहा है कि अगले 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से खासकर राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रवार देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच गहराता जल संकट दिल्ली वासियों को बूंद बूंद तरसाने पर मजबूर कर रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी नदारत है। टैंकरों की बाट जो रहे प्यासे लोगों की टीस लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच जमीनी हकीकत जानने डीडी न्यूज की टीम पहुंची बलजीत नगर, जहां के निवासियों की जिंदगी पानी जुटाने के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। बड़ी उम्मीद पाली थी दिल्ली की जनता, हम ही नहीं दिल्ली के लोग बड़ी उम्मीद पाले थे इस केजरीवाल बेईमान से। यहाँ नलका नहीं लगे हुए, यहाँ लाइन डाल के छोड़ दी गई है सिर्फ पब्लिक की तसल्ली के लिए, लेकिन दिया किसी ने नहीं है पानी। पानी की बूंद से कंठ भिगाने को जूझती ये जनता की आवाज है। ये सवाल पूछ रही है कि कब तक पानी का कनेक्शन इन्हें मिलेगा। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े वायदों के मक्कड़ जाल में फंसी जनता अपने हक का पानी मांगने को मजबूर है। बलजीत नगर की पंजाबी बस्ती के निवासियों की दिनचर्या पानी की बाट जोहने
और ढोने के इर्द गिर्द गुजरती है। यही टैंकर के पीछे बाल बच्चा का पढ़ाई सब छूट रहा है, रोगी बेरामी सब हम लोग का रहता है, फिर भी जा नहीं पाते हॉस्पिटल। पूरी फैमिली, एक फैमिली 2 बंदे पानी में ही लगे रहते हैं सुबह से रात तक, ड्यूटी वूटी छोड़ के कोई काम नहीं है, सिर्फ पानी 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 पानी। नेपाली मंदिर, अंबेडकर पार्क, तिकोना पार्क जैसे तमाम इलाकों में लोग हर सुबह पानी के टैंकर की बाट जोहते हैं। पर कभी तो हालात ये भी होते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड भी इनकी नहीं सुनता। टैंकर माफियाओं का कब्जा किस कदर हावी है, ये आप भी सुनिए। टैंकर माफियाओं का अतिक्रमण चल रहा है। 500 रुपए दीजिए आप, टैंकर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जो यहाँ से टैंकर की पूर्ति की जाती है उसमें भी एंट्री करने वाले अधिकारी और ड्राइवर ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। अगर किसी वश हमारा पानी नहीं आया, हम लोग जल बोर्ड जाते हैं, वहाँ पे एंट्री करने वाले जो अधिकारी बैठे रहते हैं वो उल्टा सीधा बोलते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और ड्राइवर साफ बोलते हैं, ड्राइवर जो साफ बोलते हैं मैं तेरा पानी नहीं लेके जाऊँगा, जो मर्जी वो कर ले। तो सर इस समस्या को कौन समाधान करेगा सर? दिल्ली सरकार कहती है कि मौजूदा जल संकट के मद्देनजर बोरिंग के जरिए भी पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन पंजाबी बस्ती के लोग कहते हैं कि यहाँ 3 सरकारी बोरिंग से पानी बस रिश्ता है, प्यास नहीं बुझाता। प्राइवेट बोरिंग हुए उनमें सब में पानी आज भी आ रहा है, अब भी आ रहा है। हमारे सरकारी बोरिंग हुए किसी में पानी नहीं निकला। जिस वादे को लेके दिल्ली की जनता का उसने वोट लिया था केजरीवाल सरकार ने, मुझे लगता है 10 साल से ज्यादा का उसको समय हो गया, लेकिन आज तक वो सोई पड़ी है। जब सरकार के वायदे झूठे साबित होने लगे और जनता की उम्मीदें तार तार होने लगे, तो ऐसे में लोगों की प्यास बुझाए कौन? सवाल गहरा है, जवाब दिल्ली सरकार को देने होंगे कि टैंकरों पर कतारें कब तक, पाइपों पर उलझती जिंदगियां कब तक, बिना नल घर कब तक, और दिल्ली की यह हालत कब तक। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। टीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हाय। चुनावी माहौल क्या चल रहा है मनोज? किसकी सरकार बन रही है? ये इस बार मुझे लग रहा है मोदी जी हैट्रिक बना रहे हैं। पर मुझे तो लगता है गठबंधन की बन सकती है। हाँ हो सकता है। देखो अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा हमें कि भाई कौन जीतेगा। सही कह रहे हो तुम। कहाँ देखें चुनाव के नतीजे? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे